आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एमसीक्यूज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके सिलेबस में इन्होंने क्या किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम से अलग से एक टॉपिक भी रखा है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चीजें आती है, क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, आपका प्रॉफिट लॉस आता है और बैलेंस शीट आता है। ठीक है, आपके लेवल तक यही चीजें हैं। तो इनको फिर अलग अलग से भी उन्हें रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको अलग से पढ़ना है, पीएनएल भी अलग से पढ़ना है और बैलेंस शीट भी पढ़ना है। तो आज के टॉपिक में हम इन तीनों चीजों को कवर करेंगे। तो जो आपके एमसीक्यू जितने भी है एनसीईआरटी की बुक में, वो हम कवर करेंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करें एमसीक्यूज, तो थोड़ा सा जो ओवरव्यू होगा फाइनेंस स्टेटमेंट का वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा था हमने फाइनेंस स्टेटमेंट के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटस में आपका आता है, पहले अगर मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, आपका आता है इनकम स्टेटमेंट, जो आपको आपकी इनकम बता दे, और उसके बाद आपके आते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। तो फाइनेंस स्टेटमेंट में आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट, और आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट में आपका आता है बैलेंस शीट। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं। जब कंपनी जाते हैं, कंपनी की फाइनेंस स्टेटमेंट क्या था, तो डेफिनेशन खुद से दिया है कि कंपनी में फाइनेंस स्टेटमेंट में क्या आएगा, तो वो 5 चीजें आती है। बट उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है, कंपनी आपकी सिलेबस में नहीं है। तो आपको याद रखना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या पता चलता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। मतलब मेन जो आप धंधा करते हो सेल और परचेज का, या आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो और उनको बेचते हो, तो चीजों को लेके, जो चीजें जिनमें आप डील करते हो उनको बेच के आपको कितना प्रॉफिट आया, दैट इज बीइंग डिपिक्टेड बाय ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद फिर जो खर्चे आपके होते हैं, बाकी खर्चे जो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, या बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी खर्चे हो जाएंगे फिर बाद में, अदर देन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो फिर हम लेस करते हैं पीएनएल में, जो यहाँ से जीपी आया होगा तो उसको लेस करके फिर हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। और फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जो हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बोलता है। तो इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, मुझे जल्दी से बता दो, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट इनमें बारे में, जीपी, नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है किसी को, तो हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। फिर एक कंसेप्ट है, वो मैं एट द एंड ऑफ द एमसीक्यूज आपको कराता हूं। चलो दोस्तों, ये थोड़ा इन्होंने डाला है इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, ये मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया है। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर क्या होते हैं। चलो दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज 1, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 1, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको सिर्फ बताना है कि ये सही है या गलत है। ग्रॉस प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू। क्या ये सही बात बोल रहा है कि गलत बात बोल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट बोलता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो टोटल रेवेन्यू होता है। मुझे बता दो, क्या ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। फॉल्स। किसी का आंसर ट्रू? कोई ट्रू बोल रहा है क्या? नहीं सर, ये फॉल्स है, बिल्कुल सही है, ये फॉल्स है। ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू के बराबर नहीं होता है। रेवेन्यू आपका क्या होता है, जो जिसको हम टर्नओवर भी बोलते हैं। कोई बच्चा बोलता है सर रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू या टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर ही आपका रेवेन्यू होता है, आपकी कितनी सेल हो गई। जीपी वो थोड़ी होता है। रेवेन्यू में से जब आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हो, और मतलब सारी चीजें लेस करते हो, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको बोलते हैं, रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हो, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू के बराबर थोड़ी हो गया। मैं अगर आपको अब जस्ट मुझे बता देना, आपको स्क्रीन दिख रही है, मैं अगर यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा समझाने के लिए, ये आपका सेल है जिसको आप रेवेन्यू बोलते हो। यहां पे आप क्लोजिंग स्टॉक लेते हो, इसका भी आपको पता होगा क्यों लेते हैं। यहाँ पे आप ओपनिंग स्टॉक लेते हो, यहाँ पे परचेज लेते हैं, और ये जीपी आता है। तो जब सेल्स आपकी होगी, उसमें से आप क्या लेस करते हो, बेसिकली आप सेल्स में से
सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस कर दो तो आपको निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। आपने पेन एक 10 रुपए का, आपने वो 12 रुपए में बेची तो ग्रॉस में आपने 2 रुपया कमा दिए, है ना। तो ये जीपी इसके बराबर तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस हो गई है, तब जाकर जीपी आ गया। तो इसका जो स्टेटमेंट था मेरे दोस्तों बिल्कुल गलत था। ठीक है दोस्तों, हाँ सर ये तो बिल्कुल गलत बात बोली थी इसने। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट आपको याद क्या आना चाहिए, जीपी, और प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्या याद रहना चाहिए, एनपी। ओपनिंग स्टॉक बोलता है जो ओपनिंग स्टॉक है दैट अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड, बोलता है जो ओपनिंग स्टॉक है ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। बिकॉज अब रीजन बोल रहा है, ये तो बिल्कुल यहां तक बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि हाँ डेबिट साइड में है। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये फॉर्म करता है पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सेल्स फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड, इस पीरियड का। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है मेरे दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक सर लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो बोलता है कि ये हम मानते हैं कि इस साल में हमने जो चीजें बेची उसका कॉस्ट है, बिल्कुल सही है। हम बोलते हैं कि मैंने अगर 12 लाख की सेल कर दी, 12 लाख की मैंने सेल कर दी, अब ठीक है ना, तो ये चीजें मुझे कितने में पड़ी थी, तो हाउ वी कैलकुलेट बेसिकली वी से मेरा जो ओपनिंग स्टॉक था ना, मेरा जो ओपनिंग स्टॉक था ना वो 4 लाख का था, ओपनिंग स्टॉक मेरा 4 लाख का था, और इस साल मैंने परचेज की थी 8 लाख की। हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक तो समझ लो वो यूज हो गया, प्लस ये 8 लाख कितना हो गया 12 लाख, माइनस करते हैं हम बोलते हैं अभी मुझे इस साल का 2 लाख रुपया बचा है क्लोज स्टॉक, तो 12 माइनस 10 कितना, 2 में कितना होगा 10, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या चाहता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये इसका फॉर्मूला है। हम क्या मानते हैं यहाँ पे मेरे दोस्तों कि जो ओपनिंग स्टॉक मेरा था, जो मेरा ओपनिंग स्टॉक था वो हम एज्यूम करते हैं कि वो तो हमने बेच दिया होगा, तो वही ये क्वेश्चन में भी बोलता है कि क्या बोलता है, इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सोल्ड, बिल्कुल सही, इट इज द पास्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द करंट अकाउंट पीरियड, तभी हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेते हैं। तो मेरे दोस्तों ये क्या बोल रहा है सर, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, सबके आंसर ठीक आ रहे हैं, तो ज्यादा मेहनत नहीं करते, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट इज रेंट, रेट्स, टैक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, वो सारे गुड्स, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो वो सारे खर्चे जो उन गुड्स को बनाने में लग गए, और अगर ट्रेडिंग एंटरप्राइज है तो उन गुड्स को सेल कंडीशन तक जितने भी खर्चे हो गए वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है ना, परचेजेस माइनस क्लोज स्टॉक हम बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में बोलते हैं। फिर बोलते हैं उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर कुछ हो गया, अगर कुछ बंदों को आपने वेज दे दी इस माल को ट्रक से उतार के हमारी दुकान तक लाने के लिए, वो, या ये हमने श्रीनगर से लाया और मेरी दुकान बारामूला में है, तो वो जो कॉस्ट मुझे लगे, ऐसे समझो मेरी दुकान जम्मू कश्मीर में है और मैंने ये गुड्स दिल्ली से मंगा ले, तो दिल्ली के जो सेलर को मैंने दे दिया, दैट इज द परचेजेस, और वहां से जो मुझे किराया लगा जिसको हम फ्रेट इनवर्ड बोलते हैं, वो क्या है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जम्मू कश्मीर पहुंच के मैंने इसको अनलोड करा दिया, उसके खर्चे गोदाम तक पहुंचाने के लिए जितने भी सारे खर्चे हो गए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। बट रही बात रेंट की, रेट्स और टैक्सेस, वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है, रेंट, कोई बोलेगा सर कहीं कहीं तो रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो क्या होता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है तो उसका जो फैक्ट्री का रेंट है, अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है और उसके फैक्ट्री का रेंट है, तो वहां पे फैक्ट्री पे जो खर्चा होता है वो तो जरूर, वो तो उस गुड्स को बनाने का, अगर फैक्ट्री नहीं होगा तो वो गुड्स नहीं बनेंगे, तो उसके लिए तो वो जरूरी है वो खर्चा करना, वहां पे वो डायरेक्ट एक्सपेंस बनता है। बट अदर देन दैट नॉर्मली रेंट, रेट एंड टैक्सेस जो है इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? एहसान भाई मैंने आपका जो डाउट है उसको खुद ही पहले ही कवर कर दिया, आगे बढ़े कि किसी को कोई पूछना है यहाँ पे? यस इट्स इनडायरेक्ट, समर अगर कुछ नहीं लिखा है तो रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानना है, अगर खाली फैक्ट्री रेंट होता। इसमें नॉमेनक्लेचर कैसे याद रखते हैं ना, आपको मेरी वीडियो दिख रही है ना,
मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ अपने एंड पे एक्सप्रेशंस बोलता हूँ। आरती, फैक्ट्री रेंट इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस दोस्त। हाँ, तो नॉर्मल क्लेचर में क्या बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, वेज एंड सैलरीज लिखा होता है और कभी कभी सैलरीज एंड वेज। तो जहां पे वेज एंड सैलरीज है तो वेज पहले आ गया, तो कहीं ना कहीं वो इंटेंशन है टुवर्ड्स द फैक्ट्री ओनली। तो वेज एंड वहां पे जो सैलरीज है तो सारा माना जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर सैलरीज एंड वेज लिखा है एक ही साथ में हेड में, तो दैट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है दोस्तों, आगे चले। फोर्थ पार्ट इज if the total of the credit side of the P&L, तो फिर हम प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। प्रॉफिट लॉस हम कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पे मेरा बाय जीपी आता है, इधर फिर बाय अदर इनकम अगर कुछ होगी वो, और यहाँ पे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हो गए, और ये आ रहा है मेरा टू नेट प्रॉफिट। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, इफ द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द पीएनएल, तो पीएनएल का क्रेडिट साइड ये है, दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ द पीएनएल, दिस इज द क्रेडिट साइड ऑफ द पीएनएल। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये ज्यादा है, सपोज ये 10 लाख है, ज्यादा हो जाएगा 10 लाख, ये 2 लाख है, इज मोर देन द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, द डिफरेंस इज नेट प्रॉफिट। बोल रहा है सपोज ये 2 लाख है और ये 1.5 लाख है, डेबिट इज 1.5 लाख, तो डिफरेंशियल जो यहाँ पे 50,000 होगा, दैट इज नेट प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है, क्रेडिट माइनस डेबिट जो नेट बचेगा दैट इज द नेट प्रॉफिट। तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। डू यू एग्री विद हिम? बिल्कुल सही बोल रहा है ये। क्रेडिट माइनस डेबिट में अगर कुछ बैलेंस बचेगा, इट मींस क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट इनकम्स का होता है, तो ये आपका नेट प्रॉफिट है। किसी दोस्त ने ये गलत बोला था। चलो, मैच द आइटम्स गिवन अंडर ए विद द करेक्ट आइटम्स अंडर बी। अच्छा, यहां पे मैं मेरे दोस्तों बताता हूं, एनसीईआरटी ने क्या किया है ना, इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू लिखा है, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ये फॉल्स है। एनसीईआरटी ने इसका ट्रू किया है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि इसने क्या कर दिया है। मैच द आइटम्स गिवन अंडर ए, जो नीचे ए में लिखा है, मतलब ये ए है, विद द करेक्ट आइटम्स अंडर बी, ये बी है, तो आपको इनको मैच करना है। ये 1 को आपने मैच करना है, ए बी सी डी क्या आएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिट टू, क्लोजिंग स्टॉक आप किसको क्रेडिट करते हैं, इधर ही मैंने आपको दिखाया। क्लोजिंग स्टॉक आप किसको क्रेडिट करते हैं? सर क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो क्या कहीं पे क्रेडिट अकाउंट है? वो बचपन में गेम खेलते थे ना, वैसा जैसा है ये। क्लोजिंग स्टॉक इज क्रेडिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये आएगा बी पार्ट। एग्री और नॉट? चलो बिल्कुल सही। दूसरी चीज, एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट इज टेस्टेड बाय, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कि हमने ठीक कर दिया अकाउंटिंग की नहीं, उसकी एक्यूरेसी किससे पता चलती है? सर उसके लिए ना हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो 2 का आएगा ए, 1 का आएगा बी। उसके बाद, और रिटर्निंग द गुड्स टू द सेलर, अगर गुड्स रिटर्न की है किसने? बायर रिटर्न करेगा ऑब्वियसली टू सेलर। तो बायर क्या देता है उसको? अगर बायर सेल, जो उसने गुड्स परचेज किए थे सेलर से, सेलर को वापस देगा, सेलर को वापस देगा, तो उसको हम बोलते हैं बायर के लिए ये परचेज रिटर्न है। तो बायर उसको क्या बोलेगा कि मैंने तुझे अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया। तो बायर क्या देगा मेरे दोस्तों, जल्दी बताओ, बायर क्या देगा? सर बायर तो उसको डेबिट करेगा, तो बायर उसको रेज करेगा डेबिट नोट, इनवॉइस रेज नहीं करेगा, तो वो उसको डेबिट नोट रेज करेगा। तो थर्ड का आएगा ई पार्ट। उसके बाद फोर्थ पार्ट, द फाइनेंशियल पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है दोस्तों, वो किस चीज से आपको पता चलती है? सर उसके लिए ना हम अभी बताया था आपने, उसके लिए हम फाइनेंशियल पोजीशन के लिए पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट क्या होता है? बैलेंस शीट होती है। सर इसको ना डी पार्ट आएगा। वेरी गुड। फिर क्या बचा? आंख बंद करके ऐसे आएगा, बट हम इसको लॉजिकली समझेंगे। और रिसीविंग द गुड्स फ्रॉम द बायर, अब सेलर के पास वो गुड्स वापस आएंगे, तो सेलर क्या बोलेगा? सेलर बोलेगा दिस इज सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू द कस्टमर अकाउंट।
टू डेटर, तो डेटर को वो क्रेडिट करेगा। साथ में आप इनवॉइस तो रेज नहीं करेगा क्योंकि सेल ऑफ गुड्स नहीं है, तो वो उसको क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो फिफ्थ का आएगा क्रेडिट नोट। यहां तक सबको समझ आया? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 में किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए। अच्छा, मैं जस्ट आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो मैं जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है उनको भी कवर कराऊंगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने आपको फॉर्मूला बोला था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोज स्टॉक। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, अदरवाइज तो फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है ना। मैं जस्ट जा रहा हूँ, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट तो नहीं है। एट द ईयर एंड हम एक एंट्री पास करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। किसी को लगता है तो क्लोजिंग स्टॉक हम क्रेडिट करते हैं, वो बिल्कुल गलत लगता है उनको। हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट नहीं करते, हम क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करके ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है फिर कि आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करोगे, तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो दिस इज द करेक्ट एंट्री, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को तो मेरे दोस्त डेबिट ही करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरा एसेट है, उनको हम डेबिट करते हैं। तो दिस इज द होल फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, यहां पे प्लीज प्लस कर देना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसको याद रखना, इस फॉर्मूला को, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस फॉर्मूला को याद करना, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद एक और कंसेप्ट है छोटा सा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में भी बता दीजिएगा। आरती राजपूत, आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे। आपको मैंने कल के लेक्चर में भी बोला था, प्लीज लेक्चर्स को देखो। अगर आप विदाउट दोज लेक्चर्स यहाँ पे आ रहे हो, तो आप अपना भी टाइम जाया करो और बाकी बच्चों का भी टाइम जाया करो। अभी मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी है, तो अभी स्क्रीन शेयरिंग नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पे रिपीट करने नहीं जा रहा हूँ। इशू आपको भी मैं यही बोलूंगा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट मैंने कम से कम अपने ओवरऑल सीरीज में जो मेरे पास वीडियोज यूट्यूब पर है 10 जगह पे बोला है, ठीक है। प्लीज लेक्चर्स को देखो। मैंने स्क्रीन अभी मतलब शेयरिंग रोक दी है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो क्या मुझे कोई यहाँ पे बोलेगा, मैं देखना चाहता हूँ किसी को ये पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? हमने तो अभी तक यही पढ़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और हमें प्रॉफिट लॉस से नेट प्रॉफिट आएगा, और बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बता देगा कि एसेट्स कितनी है, तुम्हारी कैपिटल कितनी है, तुम्हारी लायबिलिटी है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीच में कहाँ पे आ गया? और ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, कि तो क्या तुम में से मुझे कोई बता पाएगा? इससे पहले कि मैं बताऊं, आई जस्ट वांट इफ एनीवन कैन टेल मी। हमारा नेट प्रॉफिट होता है ना सर, जी दोस्त। जिसमें हम मतलब जिसमें बिजनेस डील करता है उसकी वजह से जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसको हम नेट प्रॉफिट सर बोलते हैं। अब सपोज अब हमारे पास कोई एसेट है सर, हमने एसेट को बेच दिया और हमें एसेट को बेचने से हमें प्रॉफिट हो गया। सपोज हमारे पास फर्नीचर जो है ज्यादा था, हमने उसको बेच दिया तो उसकी वजह से हमें कुछ प्रॉफिट मिला। वो प्रॉफिट तो है लेकिन वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। हाँ, इसी क्यों? तरह तो इसको अगर कुछ इस हमने तरह से बोलेंगे, जुनैद की बात को मैं इस तरह से बोलूंगा, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, या जिस चीज में हम बिजनेस करते हैं
वहां से जो मेरा प्रॉफिट आएगा दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। है तो बिजनेस का सारा प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है इट ऑल बिलोंग्स टू द बिजनेस, इट ऑल बिलोंग्स टू द बिजनेस। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटीज है, अगर ट्रेडर है, अगर मेरे पास रेडीमेड गारमेंट की शॉप है तो हाँ बताओ। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है हमारा, उसमें हम जोड़ते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स, जैसे वो इनकम जो हमें इनडायरेक्ट ऑपरेशन से मिलती है, और हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं नॉन ऑपरेटिंग लाइक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक इनडायरेक्ट इनकम्स जैसे कुछ रिसीव होता है हमें अदर देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, आपने ग्रॉस प्रॉफिट पकड़ा, आपको कंसेप्चुअली ठीक है सब कुछ, बट आपने फॉर्मूला गलत पकड़ा यहाँ पे। सर इनकम उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है और एक्सपेंसेस को ऐड करना है एक्चुअली। नहीं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट की बात थी, ग्रॉस प्रॉफिट में सारा ऑपरेटिंग होगा, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ नहीं करना है, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करना है, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ठीक है समर, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको सीधे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करना है, ठीक है ना। आपने ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट किया था। नाउ जुनैर की बात हो रही है, अगर हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं कि मेरा अगर नेट प्रॉफिट 10 लाख है और मुझे जानना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, तो इस 10 लाख में से जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है मेरी, जिसमें मैं डील नहीं करता हूं, जैसे मेरी बिजनेस की एफडी है, तो मेरा काम क्या है, एफडी पे इंटरेस्ट कमाना है? नहीं, मेरा काम तो है परचेज एंड सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, ठीक है ना। तो अगर एफडी पे मुझे 1 लाख का इंटरेस्ट आया है, तो मैं बोलूंगा नहीं 10 लाख तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, 10 लाख इसमें नेट प्रॉफिट, इसमें से जो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो ऑपरेटिंग मतलब नेट प्रॉफिट में से मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम को बाहर निकालूंगा। और अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, उसको मैं ऐड बैक करता हूं। यहां पे नॉर्मली क्या होता है, जो इसने एनसीईआरटी में लिखा है, आप इसी को याद रख लेना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम एबिट भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। क्योंकि टैक्सेस हमारा काम, वो तो टैक्सेस लगेगा ही, ठीक है, वो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट हो सकता है, तो टैक्सेस को हम, और इंटरेस्ट वो भी डिफरेंट बिजनेस का डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लोन एंड सब कुछ, उसको हम ऐड बैक करते हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और उसमें भी हमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को बाहर निकालना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बाहर निकालना है। इवन ये चीज भी होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस, अगर आपका कुछ हो गया, अर्थक्वेक की वजह से अगर आपका लॉस हो गया, तो ये चीज तो आपको हमारे साथ नहीं हो जाएगी, तो उसको भी हम क्या करेंगे, वापस करेंगे, एड बैक करेंगे। तो जो मेन कोर बिजनेस से हमें प्रॉफिट आया है दैट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग को हम गेन भी बोलते हैं। देखो ऑनेस्टली, जो भी किसी को भी पकड़ लो, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पकड़ लो, ये बाइफरिकेशन नहीं होता है, बट समझाने के लिए अगर हमें देखना होगा कि ऑपरेशन से कितना कमा रहा है, क्यों ये चीजें हमें कहां पे काम आती है, जब आप गुडविल की वैल्यूएशंस करते हो मेरे दोस्तों, जब आप गुडविल की वैल्यूएशंस करते हो, वहां पे आप बोलते हो कि क्या आप बाकी बंदों से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो। अगर आप बाकियों से ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हो, तभी तो आपकी गुडविल है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी शक्ति स्वीट्स की है, पहलवान की जम्मू में, तो इनकी हम कैसे बोलेंगे कि इनकी गुडविल है, हम बोलते हैं ये अगर वहां पे दूसरा स्वीट वाला है वो कितना कमाता है, ये कितना कमा रहे हैं। अगर ये नॉर्मल इंडस्ट्री से ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब सारे लोग 10% कमा रहे हैं, और ये लोग अगर 15-20% कमा रहे हैं, तो डिफरेंशियल इज द सुपर प्रॉफिट्स, एंड दैट इज वी कैन से दैट दे हैव द गुडविल। फिर वो कैलकुलेशन के अदर फॉर्मूलाज है। द पॉइंट आउट हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि अगर पहलवान की एफडी है बैंक में, और वो 50 लाख उसकी एफडी है, और उसमें 5 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है, तो क्या तुम बोलोगे कि उसके भाई 10 लाख यहां से कमा रहा है, 5 लाख 15 लाख कमा रहा है, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 लाख है, तो उसकी गुडविल इस 15 लाख से कैलकुलेट नहीं, 5 लाख तो वो इंटरेस्ट की वजह से कमा रहा है, तो दैट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू कैलकुलेट द गुडविल। तो उसको हम बाहर निकालते हैं, हम देखते हैं उस बिजनेस कितना देता है। आपकी एफडीज है, आपने पैसा घर नहीं लिया है, एफडी में लगा दिया, कहीं और लगा दिया, वहां से आपकी इनकम आ रही है, तो वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कहलाया जाएगा। तो ये कहां पे काम आता है, फिर जब इन्वेस्टर्स डिसाइड लेते हैं कि हम इस बिजनेस में पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, तो वहां पे ये चीज बहुत मद्देनजर करते हैं कि वो ऑपरेशन से कितना कमाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? मसरूफ में वाना विनकेनस्ती मतलब सर कहानी में इसमें वाना बात लल क्या बात मजनूनस भाई। ऑपरेटिंग और सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस टाइम पे डिटरमाइन किया जाता है? मेरे दोस्त फाइनेंशियल स्टेटस में कहीं नहीं डिटरमाइन किया जाता है ये नॉर्मली, बट अगर आपको कुछ रेशियो एनालिसिस करनी है वहां पे ये काम आता है मेरे दोस्त। रेशियो एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर हमें रेशियो एनालिसिस करनी होती है तो वहां पे हम देखते हैं
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है आपका, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, जीपी रेशियो कितना है। अगर आप में से कोई कॉमर्स बैकग्राउंड होगा उसको ये सारी चीजें पता होगी, वहां पे हम कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंस स्टेटमेंट में हम नहीं दिखाते, कुछ बुक्स आपको समझाने के लिए करती है कि वो क्या करेगा, आपका जीपी लेगा, जीपी में से क्या करेगा मेरे दोस्त, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करेगा, बोलेगा दिस इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। देन ही विल बी एडिंग द नॉन ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द पीएनएल, और यहां से लेफ्ट साइड से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करेगा एंड विल बी सेइंग दिस इज द नेट प्रॉफिट। समझाने के लिए करेगा, अदरवाइज हम ये बाइफरकेशन नहीं करते। सारा पूरा कर क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड डालते, डेबिट वाला डेबिट साइड डालते और बोलते भाई ये नेट प्रॉफिट है। इन सोल प्रॉपर्टी केस में, पार्टनरशिप केस में हम नहीं करते हैं ऐसे, और इनफैक्ट कंपनी के लेवल पे भी ऐसा नहीं करते, पर कंपनी में शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉर्मेट है किस तरीके से बनाना है, वहां पे हम इनफैक्ट नॉर्मल जो प्रॉफिट वैसे निकलता है, कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं, उनको हम अलग से दिखाते हैं टू इन कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बट अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का कहीं पे भी बाइफरकेशन नहीं होता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज सच, बट समझाने के लिए हम बोलते हैं कि हम इस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। नहीं मसरूफ भाई, सेम नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट सेम नहीं है मेरे दोस्त, हम नहीं बोल रहे। इट कैन बी सेम in the cases wherein we don't have any non operating income and we don't have any non operating expenses, ठीक है ना, तब सेम हो सकता है, अदरवाइज ये सेम नहीं होंगे। और इनमें आप ये भी याद रखना कि अगर इनफैक्ट इसी बुक में लिखा भी है, अगर आपके एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन्स है उनको भी आप लेस कर देना, ठीक है ना, टू अराइव एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 2 पे आ जाए। सर ये एबनॉर्मल गेन्स कैसे हो सकते हैं? एबनॉर्मल गेन्स, गेन लॉसेस तो सर कैसे, अर्थक्वेक वगैरह हो सकता है। एबनॉर्मल, अच्छा नॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, मुझे अभी एग्जांपल याद नहीं आ रही, मैं आपको बताता हूँ लॉटरी, दोस्तों, मुझे मैसेज कर लॉटरी में देना। एबनॉर्मल गेन हो सकता है सर, लॉटरी। हाँ यू कैन टेल लॉटरी इज एबनॉर्मल गेम है, बट बिजनेस लॉटरी क्यों खेलेगी नॉर्मली, बिजनेस के कोई नाम से कोर्ट अगर केस, हमने कोई लॉटरी लगा रखी है। श्रुति ने बोल दिया कि आपने कोई कोर्ट केस जीत लिया, वेल वेल वेल, कोर्ट केस आपने जीत लिया, बट उसमें भी देखना पड़ेगा क्या चीज था, किसका कोर्ट केस कर दिया। जुबैर ने भी आपको एक और दे दी, चोरी का माल। मैं आपको 10 से अगला बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है ना। एबनॉर्मल गेम आपके हो सकते हैं। सर जैसे कोई इंसान सड़क पे चल रहा है, उसको 10,000 रुपए मिल गए, वो जेब में रखेगा, वो बिजनेस के उसमें क्यों दिखाएगा पीएनए वाले। एनीवेज दीज आर एग्जांपल्स एबनॉर्मल, उसमें आप नहीं जाएंगे। तो क्रक्स यही है, तो उनको भी हम क्या करेंगे, उनको भी हम उनका इम्पैक्ट भी हम हटा देंगे। हमारा पॉइंट है कि टू अंडरस्टैंड कि हमारा बिजनेस कितना कमाता है, ठीक है दोस्तों। चलो मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा पढ़ लेता हूं मैं, ताकि कुछ दोस्तों को जो समझ नहीं आता उनको समझ आएगा। इट इज द प्रॉफिट अर्न थ्रू द नॉर्मल ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। Operating profit is the excess of operating revenue over operating expenses. While calculating the operating profit, the income and expenses of purely financial nature are not taken into account. Thus, प्योरली फाइनेंशियल नेचर मतलब जो इंटरेस्ट की बात होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सिमिलरली एबनॉर्मल आइटम्स सच एज लॉस बाय फायर और आल्सो नॉट टेकन इनटू अकाउंट। इट्स कैलकुलेटेड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आप नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो तो इसमें से जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड करोगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है उनको हम लेस करेंगे। और अगर आप जीपी से लेते हो तो जीपी से सिंपली आप क्या करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करो, तो आप पहुंच जाओगे किस पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे मेरे दोस्तों। चलो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2, ठीक है दोस्तों।
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंस स्टेटमेंट में क्या आएगा, मैंने आपको अभी बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, बैलेंस शीट आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस इज नॉट पार्ट ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट्स, पीएनएल आएगा, बैलेंस शीट आएगा, तो आएगा 2 और 3। तो फिफ्थ पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इसमें हो सकता है एमसीक्यू एनसीईआरटी वालों ने गलत दिया, तो फर्स्ट का आएगा फिफ्थ पार्ट, एग्री, फर्स्ट का आएगा फिफ्थ पार्ट, वेरी गुड, सब सही आंसर बोल रहे हैं। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपको अमित शाह के ऑर्डर में बोलना है, ऑफ द एसर्टेनमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द पीएनएल। पीएनएल में अगर देखा जाए तो किस सीक्वेंस में चलेगा सर, पहले ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, फिर नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करोगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करोगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप लेस करोगे तो आपका फिर एनपी आ जाएगा। तो इसका आएगा 2 का 3 पार्ट। इसमें से किसी को कोई डाउट, 2 का सी पार्ट आएगा, किसी को कोई डाउट? चलो थर्ड पे आ जाते हैं। While calculating the operating profit, the following are not taken into account। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट करना है तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन को लेंगे, एबनॉर्मल आइटम को नहीं लेंगे, और एक्सपेंस ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर को भी नहीं लेंगे। अगेन 2 और 3, तो इसका आएगा थर्ड का फोर्थ पार्ट। इनमें से शायद एक दो में ना एमसीक्यूज में एनसीईआरटी ने गलत आंसर लिखा है, तो प्लीज ठीक करना। थर्ड का फोर्थ पार्ट, किसी को कोई डाउट? थर्ड का फोर्थ पार्ट, आंसर आपके बहुत कम आ रहे हैं, क्या इंटरनेट स्पीड स्लो है कि मेरा ही सिस्टम रुक गया है? थर्ड का फोर्थ पार्ट, किसी को कोई डाउट, जल्दी बता दो। मधु का कहना है सर एक्सपेंसेस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। एक्सपेंसेस ऑफ फाइनेंशियल नेचर मतलब क्या है, वो खर्चे जो फाइनेंशियल नेचर के, मतलब इंटरेस्ट है आपका, या आपका कोई डिविडेंड विविडेंड है, जो पैसा जा रहा है, ठीक है, फाइनेंस इंटरेस्ट। आप बोलते हैं ना फाइनेंशियल कंपनीज और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, दोस्त सुना है ना, फाइनेंशियल कंपनीज और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। जो बैंक्स होते हैं वो किस में आते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज में, जिनका ट्रेडिंग सारा मनी वनी में होता है, तो इंटरेस्ट डिविडेंड कमीशन उनकी उन्हीं में कमाते हैं, ठीक है ना। तो फाइनेंस में आप यहाँ पे समझ लो इंटरेस्ट की बात हो रही है, एक्सपेंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट को समझ लो फाइनेंशियल नेचर में। आई होप आपको समझ आ गया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, फोर्थ वाले की बात हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट का बेस लिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मेकिंग सेंस, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नहीं भाई ये गलत है, माइनस करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ठीक, इसमें से मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करता हूं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैं लेस करता हूं। तो थर्ड पार्ट जो है मेरे दोस्तों ये बिल्कुल सही है। थर्ड पार्ट में किसी को अगर कोई डाउट है, फोर्थ में अगर थर्ड पार्ट करेक्ट आंसर है, कोई बोल रहा है नहीं सर ये नहीं है या हमें समझ नहीं आया, तो प्लीज समझा दो, तो बता दो जल्दी। फोर्थ का सी पार्ट आएगा, सबका आंसर सी आ रहा है। उसके बाद फिर आई होप आपको मेरी स्क्रीन अभी भी दिख रही है। बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के एक साइड में एसेट्स होते हैं और दूसरी साइड से कैपिटल और लायबिलिटीज आती है। ये कैपिटल आ गई, कैपिटल में हम ऐड करते हैं प्रॉफिट और लेस करते हैं ड्रॉइंग, और फिर हम क्या करते हैं लायबिलिटीज सारी लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एसेट्स आते हैं, उसके बाद फिर अगर देखोगे यहाँ पे हम फिक्स्ड एसेट्स लिखते हैं पहले और फिर करंट एसेट्स लिखते हैं, और कैपिटल में भी पहले कैपिटल फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। इसको बोलते हैं मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है ना दोस्तों। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रखना, ऐसा नहीं है कि कुछ कहीं भी चीज कहीं भी डाल दो, ठीक है ना। मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, द एसेट्स आर लायबिलिटीज और अरेंज्ड ईदर इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और परमानेंस।
लिक्विडिटी और परफॉर्मेंस खत्म। अगर लिक्विडिटी की बात है तो सबसे पहले लिक्विड एसेट्स आएंगे और लिक्विड लाइबिलिटीज आएंगे, और अगर परफॉर्मेंस की बात है तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट आएंगे फिर करंट एसेट आएंगे। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, फिक्स्ड एसेट लिया है, फिर जाके करंट एसेट लिया है, तो वो परमानेंस के हिसाब से होता है। इसका उल्टा क्या होता है, लिक्विडिटी। जैसे परमानेंस में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट आएंगे, उसके बाद बैंक, उसके डेटर, फिर बैंक और फिर कैश। सबसे ज्यादा लिक्विड ये है, फिर ये, फिर ये, ठीक है ना। इससे यहाँ पे मेरा कैपिटल, फिर लॉन्ग टर्म, फिर करंट। और इसका उल्टा अगर होगा दैट विल बी द इन लिक्विडिटी ऑर्डर में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया हमारा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था। आप में से किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है, तब तक मैं बोलूंगा आपको कि कल हमें क्या करना है। वेरी गुड। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि जहां तक एमसीक्यू सेशन की बात है, अब हमारे दो ही सेशन बचते हैं। एक तो है एडजस्टमेंट एंट्रीज, कल हमारा एडजस्टमेंट एंट्रीज पर है। इधर इन्होंने फाइनेंस स्टेटमेंट पार्ट 2 रखा है, दैट इज नथिंग बट एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो कल हम एमसीक्यू करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज पे। प्लीज एडजस्टमेंट एंट्रीज पे मैंने लेक्चर्स रखे थे, वो प्लीज देख लेना। मैं उनका कोशिश करूंगा लिंक आपको शेयर करने का, आप उनको देख लेना और बुक को पढ़ लेना। और उसके बाद अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ने रखा है, तो उसको हम ले सकते हैं कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, उसके साथ हम उसको लेते हैं, उसको भी कवर कर देंगे। तो टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, कल हम वो वाला करेंगे, और परसों दैट इज 24 को हमारा ये वाली सीरीज कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी के बुक से एमसीक्यूज करने की। ठीक है दोस्तों। इसराइल बोल रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल दो। इसराइल भाई आप क्या कर देना, डाउट सेशंस मैंने लेके रखे हैं, उसमें मैंने इस चीज को कवर करा दिया है, प्लीज उनको देख लेना। एबिट, सुशांत का कहना है सर एबिट के बारे में बता दो, एबिट क्या होता है मेरे दोस्त। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर ये पीएनएल बनाओगे जीपी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें फिर आप क्या करते हो, इंटरेस्ट लेते हो, और टैक्स तो हालांकि इधर नहीं आता है सोल प्रोवाइडर में, अगर कंपनी है तो वहां पे टैक्स आता है ना, वहां पे टैक्स भी एक्सपेंस होता है कंपनी का, फिर आपका नेट प्रॉफिट बचता है। तो बोलता है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने बिजनेस से कितना कमाया, ये इंटरेस्ट और टैक्स को छोड़ के जो पहले वाला प्रॉफिट था दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। इसके बाद होता है एक अर्निंग एबिटा, एबिटा EBITDA, उसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये ऐसी ही बहुत सारी चीज होते हैं, ये रेशियो एनालिसिस में काम आता है। आरती राजपूत, मेहरबानी करके प्लीज मेरे लेक्चर जो है उनको देख लो, ये सारी चीजें मैंने कवर करा दी है कि कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं आता है, फिक्टिशियस एसेट आता है बैलेंस शीट में, आ रहा है बैलेंस शीट में, तभी तो फिक्टिशियस एसेट नाम पड़ गया। कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, प्लीज मेहरबानी करके बाकी लेक्चर्स को देख लो। फरजाना, बैलेंस शीट आप बनाओगे, बैलेंस शीट आप बनाओगे, एक तो आपको याद आया भाई कैपिटल है डाल दो, और क्रेडिटर है डाल दो, और लोन है डाल दो, डिबेंचर है डाल दो, यहाँ पे एसेट है, क्या एसेट है, गुडविल है लिख लो, और बैंक बैलेंस है लिख लो, और डेटर है लिख लो, और डेटर है और फर्नीचर है लिख लो, कैश है। तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस है क्या,
बाई कोई सीक्वेंस नहीं है। गुडविल आ गया, इंटेंजिबल एसेट, बैंक आ गया, करंट एसेट, डेटर आ गया, करंट एसेट, फर्नीचर आ गया, फिक्स्ड एसेट, कैश आया, करंट एसेट। तो कोई वो नहीं है, ऑर्डर नहीं है, अरेंजमेंट पे नहीं है। जो चीज आई लड़कों की तरह डाल दो उधर चीजें। दूसरा था लड़कियों की तरह सारी चीजें संभाल के रखना है, ठीक है ना। तो उसको मार्शलिंग बोलते हैं, मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट। इनको एक ऑर्डर में रखना। वो ऑर्डर क्या हो सकता है? वो ऑर्डर हो सकता है परमानेंस, वो ऑर्डर हो सकता है लिक्विडिटी। परमानेंस मतलब सबसे पहले आप ऊपर ऊपर के ऊपर परमानेंट नेचर के होते हैं, जैसे सब कैपिटल सबसे ज्यादा परमानेंट नेचर की होती है। उसके बाद आता है लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर। उसके बाद फिर करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे भी फिर पहले गुडविल आ जाएगा, फिर फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट्स आएंगे, फिर जाके करंट एसेट। उसमें भी करंट एसेट में पहले स्टॉक आएगा, फिर डेटर आएगा, फिर बैंक आएगा, फिर कैश आएगा। दिस इज कॉल्ड मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट। कैसे ऐसा नहीं करते दोस्त, ठीक है ना। हाँ इसराइल बिल्कुल सही, थ्रू द डिस्क्लोजर उसमें नीचे दिखाते हैं। क्वेश्चन था सर, एमसीक्यू में सही है। अच्छा जस्ट मैं बता दूं, हेलो अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया ना, मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूं इसमें, तो अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया दोस्तों तो प्लीज बता देना। हाँ बताओ दोस्त आप। सर ये लिखा है एक्सपायर्ड कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सॉरी अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नन ऑफ दीज। एक्सपायर्ड कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन। कहाँ से बढ़ते हो तुम लोग एमसीक्यूज? नहीं सर, एक्चुअली ये कहीं से सर किसी साइट से मैंने डाउनलोड किए थे, मतलब वो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो सर उन्होंने अपना वो दिया था एमसीक्यूज। क्या लिखा है? एक्सपायर्ड कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, ऑप्शन क्या दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नन ऑफ दीज। एक्सपायर्ड कॉस्ट क्या होता है दोस्त? सर दैट इज वाई मैंने सर जो जो मतलब गुड होता है आई गेस, उसकी जो एक्सपायर हो चुका होता है उसकी कॉस्ट आई गेस। क्या गुड? सर आई गेस प्रॉफिट जो एंड गुड लॉस की होता है डेबिट सर, साइड में हम वो रिकॉर्ड करते हैं। होता क्या है एक्सपायर्ड कॉस्ट में, तो वो बोल रहा हूँ। सर मतलब जो गुड हमने क्या कहते हैं, मतलब सेल परचेज के लिए लिया, मतलब सेलिंग के लिए लिया हुआ है, अब वो बिका नहीं है, तो आई गेस मतलब कुछ टाइम पीरियड होता होगा उसको सेल या मतलब वो करने का, तो सर उस टाइम विद इन दैट टाइम पीरियड अगर वो सेल नहीं हुआ तो आई गेस वो एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है। क्योंकि मेरे को नहीं प्रॉपरली नहीं, ऐसा मुझे पता नहीं, अकाउंटिंग, दैट इज वाई मैंने पूछा। हाँ मेरे दोस्त, अकाउंटिंग में एक्सपायर्ड कॉस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप इसको कॉस्ट में बोल सकते हो, शायद से एक्सपायर्ड कॉस्ट की कोई चीज होगी है, बट ऐसा अकाउंटिंग में कोई भी एक्सपायर्ड कॉस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे हम कॉस्टिंग में आपका संक कॉस्ट बोलते हो, ठीक है ना। संक कॉस्ट को कोई एक्सपायर्ड कॉस्ट बोलता होगा, बट एज सच मतलब आई डोंट थिंक कि वो इन चार ऑप्शन में कहीं भी फील होता है। प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ लोग अपने से एमसीक्यूज बनाते, फिर भी मैं इसको देखता हूँ, मेरे हिसाब से अकाउंटिंग में कोई कंसेप्ट नहीं होता है एक्सपायर्ड कॉस्ट का, कॉस्टिंग में कंसेप्ट होता है। तो इन चारों में से नन ऑफ दीज ऑप्शन है। और यहाँ पे मैं ये भी अगेन एक यस बात वही बताता है, हूँ नन दोस्त, ऑफ दिस ऑप्शन है इसमें। नन ऑफ दीज ऑप्शन है। और उनने क्या लिखा था? नन ऑफ दीज ही रखा था। नहीं सर, एक्चुअली इसका अभी की वो उन्होंने जनरेट नहीं की, अभी 3-4 दिन पहले ही तो आया अगर हुआ है। हो सकेगा उस फैकल्टी से तो पूछ देना अकाउंटिंग में एक्सपायर्ड कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट होता है, ठीक है ओके ना। सर, ठीक है ठीक कि अदरवाइज तो अकाउंटिंग में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। कॉस्टिंग में आप बोल सकते हो कि एक्सपायर्ड कॉस्ट, ठीक है ना। है, ओके। किसी और का कोई ना। बासित क्लोजिंग स्टॉक वो माल, खरीदा हुआ माल होता है जो अभी तक बिक नहीं गया है। जो बचा हुआ माल होता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। यस यस इट्स ओके। इट्स सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन है, वो भी अगर किसी को है तो आप सेशन को क्लोज कर सकते हो। मैथ्स की लेक्चर आ गई है, आप उसको आज देखना चाहो तो आज देख सकते हो, कल देखना चाहते हो तो कल देख सकते हो, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। इरफान, एक्सपायर्ड कॉस्ट में वही बोल रहा है, अकाउंटिंग में एक्सपायर्ड कॉस्ट होते क्या है वो तो बता दो दोस्त। मैं तभी बताऊंगा कि क्या आएगा जब मुझे खुद चीज पता होगी एक्सपायर्ड कॉस्ट क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, जी, कैश आउटले का मतलब क्या होता है? कैश का आउटफ्लो होना। नहीं, आउटले। आउटले आउटफ्लो ही मतलब होगा मेरे हिसाब से। बट मैंने एक जगह वो क्वेश्चन देखा था, वहां पे ऑप्शन में कैश इनफ्लो भी था, कैश आउटफ्लो भी था और कैश आउटले भी था। तो उसमें जो आंसर था वो कैश आउटले था। क्वेश्चन क्या था? आउटले सेम सर विद क्वेश्चन आउटफ्लो, तो मुझे याद, सेम कांसेप्ट। आउटले एंड आउटफ्लो आर दीस आर द सेम कांसेप्ट। मेरे हिसाब से सेम होना चाहिए, सिंपल इंग्लिश है। यस एक सर, मिनट दीस जस्ट आर द मैंने सेम check कांसेप्ट। कर लेता हूं। सर रॉयल्टी को हम डायरेक्ट An एक्सपेंस amount of माने money कि spent on something, that is outlay। रॉयल्टीज एंड ठीक है, मतलब जो और इंडायरेक्ट कैश आउटले है वो कैश आउटफ्लो का मतलब ही कैश आउटले है। हाँ मेरे हिसाब से सेम मतलब होना चाहिए, कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ओके सर। वैसे क्या 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 अकाउंटिंग नॉलेज चेक करते हो ऐसे क्वेश्चन पूछने से, कैश आउटले और आउटफ्लो? जी सर। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछने से वो कौन सी अकाउंटिंग की नॉलेज मतलब वो चेक करते हैं? वो आप लोगों की इंग्लिश चेक करते हैं कि आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज चेक करते हैं? जी पता नहीं सर, उसमें ऑप्शन था मेरे हिसाब से तो ऑप्शन कैश आउट मतलब आउटफ्लो था, बट उन्होंने पता नहीं कैश आउटले भी दिया था ऑप्शन में। कॉस्टिंग का वो क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगर होगा तो सेंड कर देना। देखो कॉस्टिंग में है तो ठीक है मैं सर। देखना पड़ेगा क्या चीज है, बट अकाउंटिंग में ये ठीक है, सारी चीजें नहीं होती है। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके। फिर ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन बेसिस, रॉयल्टी ऑन सेल बेसिस। हाँ दोस्त, ये मैंने कवर करा दिया है। रॉयल्टी इज ए डायरेक्ट एक्सपेंसिव, और प्लीज आप कॉस्टिंग का लेक्चर भी इसमें देख सकते हो। रॉयल्टी क्या होता है, किसी मैं बार बार आप लोगों को ना एक चीज बोलता हूँ, प्लीज समझा करो किसी भी चीज को कि वो चीज क्या है, उसका फिनोमिनल को समझ लो, वो चीज क्या है। वंस आपको वो चीज समझ आए ना कि वो क्या है, फिर आपको आसान रहेगा इसको खुद ही, मतलब आपको अंदर से आंसर आएगा। मतलब एक चीज है जो मैं बिलीव करता हूँ, पता नहीं इसमें बाकी लोग जो शायद एग्री नहीं करेंगे, हमारे में एक बिलीफ है कि आदम अलैहिस्सलाम को ना सारी चीजों का इल्म दिया गया था। तो इस चीज पे मैं इसलिए भी बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में सारी चीजों का इल्म था। हम बोलते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अपना मेन माइंड को बहुत कम यूज कर पाते हैं। हम ये बोलते हैं ना कि हमने अल्लाह ताला से वादा किया है कि हाँ आप ही हमारे रब हो, जब हम वहां पे थे, ठीक है, आलम अरवा में। तो अभी हमें याद है किसी को कि हाँ हमने अल्लाह से कोई प्रॉमिस किया है, बट किया है ना, कुरान बोलता है कि किया है, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं है। तो इल्म सब होता है, हम उसको फिर जानने की कोशिश करते हैं। तो वही मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ उस चीज को, अगर आपको पता चला ना कि चीज क्या है, आपको अंदर से आंसर आएगा कि भाई ये क्या चीज होनी चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या होती है, हम इस चीज को समझते नहीं कि वो चीज क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रॉयल्टी क्या होता है। ठीक है ना? मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक्वाफिना, नहीं कोई अच्छा सा नाम लेते हैं, एक्वाफिना पानी मुझे पसंद नहीं है, बिस्लरी। बिस्लरी तो बहुत सारे आते हैं, चलो मैं बिस्लरी लेता हूँ। मैंने बोला मैं बिस्लरी का एक प्लांट खोलता हूँ अपने बारामूला में, तो गुलमर्ग से तो पानी आएगा ही, ठीक है, तो उसको वहां पे लेता हूँ और फिल्टर विल्टर करके ऐसे कर लेता हूँ। तो ब्रांड यूज करता हूँ बिस्लरी का। बिस्लरी बोले कि ऐसे थोड़ी हमारा ब्रांड यूज करेगा, हम पर बोतल पे आपको 2 रुपए का रॉयल्टी चार्ज करेंगे। दिस इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। टेल मी दोस्त, इज इट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? जो मुझे खर्चा आ जाएगा, सपोज 3 रुपया मुझे बाकी खर्चा लगा है, 2 रुपया मैंने बिस्लरी वालों को दे दिया है, तो इजंट माय कॉस्ट 5 रुपया? इजंट इट डायरेक्ट एक्सपेंसेस? यस सर, इट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। ठीक है दोस्त, यस सर। कंसेप्ट को समझा करो। पता नहीं, जिसने क्वेश्चन किया था वो कहाँ चला गया? रॉयल्टी ऑन सेल बेसिस होगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। रॉयल्टी ऑन सेल मेरे हिसाब से वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस ही होना चाहिए दोस्त। मैं एग्जांपल देता हूं, इसी चीज की बात करता हूं, यहाँ पे यही चीज होगा ना प्रैक्टिकली। देखो बिस्लरी वाले आपको बोलेंगे कि या तो गुड्स प्रोड्यूस में बोलो या जितनी आपने बेच दी,
चीजें, सपोज ये चीज ऐसे जो जल्दी खराब होगा, समझ आई बात, सपोज ये चीज ऐसे जो जल्दी खराब हो जाएगी, तो बोलूंगा भाई मैंने तो 10,000 यूनिट बना दो, तो मैं 10,000 यूनिट पे थोड़ी आपको रॉयल्टी दूंगा, जितना मैं बेच पाऊंगा उतने पे दूंगा। तो अगेन दैट उन गुड्स के लिए जो मैंने बेचे उनके लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। मेरे हिसाब से प्रोडक्शन को या सेल पे हो, दोनों पे डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। हम थोड़ा सा डिलिब्रेट करेंगे इस पे, जिसने ये बोला था कि मेरे उसके हिसाब से ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आप मुझे अपना लॉजिक बता देना। मेरे हिसाब से डायरेक्ट एक्सपेंस है, आई मे बी रॉन्ग, मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, बट मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन पे या सेल पे, दोनों किस्म में रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर भी आई रिजर्व द राइट कि मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ, ठीक है दोस्त, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। सर रॉयल्टी जो है वो हम बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते हैं? हाँ, अगेन नाइस क्वेश्चन जिसने भी ये पूछा रॉयल्टी, बट यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो बात आ रही थी ना, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे बात आ रही थी रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, मतलब मैं पर यूनिट पे रॉयल्टी दे रहा हूँ, तो जितने भी मैं रॉयल्टी दूंगा, जितने यूनिट्स उस साल के लिए बना दूंगा, तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। देयर इज अनदर कंसेप्ट, उसको बोलते हैं लमसम रॉयल्टी पे कर देना। ये मैं करता हूँ, मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ मेरा काम यही होता है, फॉरेनर्स की टेक्नोलॉजी लेते हैं हम और मैं उनको पेमेंट करता हूँ, उनकी टेक्नोलॉजी सिलेक्शन और सब कुछ, और वहां पे हम जो कंसेप्ट फॉलो करते हैं वो लमसम का है, वो लमसम रॉयल्टी है। हम क्या करते हैं, हम क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके पेट्रोल और डीजल बनाते हैं, और भी बाकी चीजें हम बनाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी होती है फॉरेनर्स की, ठीक है ना। हम इंडियंस उतने एडवांस है नहीं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी बना सके, तो वहां पे टेक्नोलॉजी वो देते हैं, और वो बोलते हैं यार हम कहाँ अब याद रखेंगे कि इंडियन ऑयल ने कितने गैलन वो बना दिए, बैरल पेट्रोल बना दिए, हमें ये हिसाब नहीं है। वो सीधे बोल रहे भाई आप कैपेसिटी बना रहे हो 100 KTPA का, इतना आप प्लांट लगा रहे हो 100 KTPA का, तो साल में इतना बनेगा, तो उस हिसाब से आपका यूनिट सपोज 25 साल चलेगा, तो आप हमें लमसम में आप क्या कर दो, 25 साल आपका चलेगा, तो आप ना हमें 10 मिलियन लेट मी $1 मिलियन की रॉयल्टी दे दो, ठीक है। यहाँ पे अब क्या कर रहा हूं मैं $1 मिलियन की रॉयल्टी दे रहा हूँ, और सपोज ये यूनिट मेरा दोस्त 10 ईयर चलेगा, 10 साल के लिए मैंने लमसम में $1 मिलियन, तो मैचिंग कंसेप्ट मुझे यहाँ पे मारेगा कि अगर मैं इस $1 मिलियन को सीधा PNL में ट्रेडिंग अकाउंट में लूंगा रॉयल्टी, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इट हैज टू बी टेकन एज एन इंटेंजिबल एसेट, सो मैं यहाँ पे रॉयल्टी को बैलेंस शीट में लूंगा, और उस साल में इसको एमोटाइज करूंगा, जितना इस साल में प्रोडक्शन होगा, जो भी मेरा सपोज मैं बोलूंगा 10 साल लाइफ है, इक्वल प्रोडक्शन होगी, डिवाइड बाय 10 करके हर साल में 1 लाख का इक्विवेलेंट पीएनएल में एज ए इन द फॉर्म ऑफ एमोर्टाइजेशन लूंगा। आई होप जिसने क्वेश्चन पूछा था कि ये बैलेंस शीट में आना चाहिए, उसको उसका कंफ्यूजन दूर हो गया। जी सर। एक टर्म है, श्रुति बजाज जी प्लीज लेक्चर्स को देखिएगा, आपको ऐसे ऐसे डाउट्स आ रहे हैं जो शायद मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, अदरवाइज जो आपका क्वेश्चन है प्लीज आप लेक्चर्स को देखिएगा। कंटीजेंट लायबिलिटी एसेट वेसेट क्या है ना, ये सारा कवर्ड है सर एक टर्म है। हेलो हाँ दोस्त मेरे। सर अमाउंट स्पेंड ऑन सोर्सिंग ऑफिस इक्विपमेंट्स, सर ये रिपेयर, एक मतलब रिपेयर हो गया एक किस्म का, सोर्सिंग ऑफिस इक्विपमेंट्स, अमाउंट स्पेंड ऑन सोर्सिंग ऑफिस इक्विपमेंट्स। सोर्सिंग ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब पता है क्या आ रहा है? नो सर। सोर्सिंग ऑफिस इक्विपमेंट अगेन सिंपल इंग्लिश है, ऑफिस इक्विपमेंट को खरीदने के लिए जो आपको खर्चा लगा, ठीक है ना, तो दिस शुड बी कैपिटलाइज्ड दोस्त। बट अगर आपने वो इक्विपमेंट ला ही नहीं पाए, मैं पूरा करूं, अगर आपने वो इक्विपमेंट ला नहीं पाए पूरा, मतलब वो सोर्सिंग के लिए, मतलब आप तो गए खरीदने के लिए, आपने बंदे को भेजा भाई ये चीज खरीद के ला, उसके 2 दिन लगे या इतना खर्चा लगा, बट वो कैपिटल एसेट तो आया ही नहीं, वो एसेट नहीं खरीदा, तो जितना उसको ट्रैवलिंग वैल्यू पे लगा ये सारा क्या होना चाहिए, पीएनएल में जाएगा, क्योंकि कोई कैपिटल एसेट तो बना ही नहीं। बट अगर एसेट बन गया तो उसके लिए जो खर्चे हो जाएंगे, सोर्सिंग यार आई डाउट कैपिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे समझना पड़ेगा वो किस खर्चे की बात कर रहा है। अगर ये खर्चे है मतलब सोर्सिंग, अगर वो इस एंगल से बोल रहा है, देखो अगर इस एंगल से बोल रहा है कि सोर्सिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट में आपको किराया देना पड़ा, समझ आई बात, उस फर्नीचर को श्रीनगर से बारामूला लाने के लिए किराया देना पड़ा, तो ये भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, है ना। बट अगर दूसरे एंगल से मतलब निकालेंगे कि वो हमने बंदे को भेजा, उसको ट्रैवलिंग पे देना पड़ेगा,
उसको शायद हम कैपिटलाइज नहीं करते, उसको हम पीएनएल पे ले जाएंगे, क्योंकि उसको एसेट को रेडी टू यूज में उसका कोई खर्चा नहीं होता है, इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है, फ्रेट का खर्चा होता है, बट उस बंदे का अपना वाला किराया नहीं डालते उसमें। बट सोर्सिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट का वही मतलब होता है कि इनको खरीदने के लिए जो आपको खर्चे होते हैं। खर्चा लगेगा सर। और आरती एक और राजपूत डिलेमा रहती है प्लीज, सर। मेरी बहन लेक्चर्स सर देखो, लेक्चर्स देखो आप, कॉस्ट अकाउंटिंग के अनकंट्रोल कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसमें सब कवर करा दिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर्स देखो। सर जो ये सर अभी एक क्वेश्चन डिलेमा था रहती ये है ऑपरेट ऑफिस, एक सेकंड, सर थोड़ी ऑफिस इक्विपमेंट वाला रॉयल्टी ये और गुडविल गुडविल में। हाँ सर हाँ बताओ, दोनों में से एक बताओ पहले। एक सेकेंड, जो ऑफिस इक्विपमेंट वाला भी क्वेश्चन था वो हमारा ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ये सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए ना, नहीं नहीं क्योंकि वो बात नहीं ऑफिस है, का देखो उसने ना वो तो, सिंपल इंग्लिश यूज किया, सोर्सिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, है ना। बट ऑफिस सोर्सिंग ऑफ ऑफिस सोर्सिंग का जो मैं समझ रहा हूँ, जितनी इंग्लिश मुझे आती है, आप लोगों से हो सकता है कम आती होगी, कुछ यहाँ पे इंग्लिश के जो एक्सपर्ट होंगे, मैं सोर्सिंग को मतलब बोलता हूँ परचेजिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, उनको खरीदने के लिए जो सारे खर्चे लगे, ठीक है ना, मैं इसको इस एंगल से ले रहा हूँ। तो अगर इसमें फ्रेट इंक्लूड है, ठीक है ना, जो बाकी वेज से सब कुछ है, तो वो कैपिटलाइज होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी बात आएगी, आपने बंदे को भेजा खरीदने के लिए, बट वो खरीद नहीं पाया, तो उसके कुछ खर्चे हो गए उसको, बट एसेट तो आया नहीं। जब एसेट कुछ आया नहीं तो कैपिटलाइज किसको करोगे, ठीक है ना, तब ये रेवेन्यू में जाना चाहिए। तो एक बार देखना पड़ेगा उसका सेंस क्या है। बट ये शायद अभिजीत ने क्वेश्चन पूछा, अभिजीत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं कल आपको इसको थोड़ा और देख के बताता हूँ और फिर ग्रुप में भी अपडेट करता हूँ, ठीक है दोस्त। सर एक डिलेमा रहती है गुडविल और रॉयल्टी में, आर बोथ द सेम? नो, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। सर मतलब अगर एक कॉमन मैन की लैंग्वेज मतलब उससे समझा जाए, मतलब उसके दिमाग से, तो सर ये की है ना सर, गुडविल भी एक किस्म का होता है, क्योंकि जैसे आपने पहलवान और शक्ति स्वीट्स की एग्जांपल दी थी। हाँ सर उसमें भी पहलवान का एक्चुअली मतलब उसका नाम बन चुका है, उसका मतलब मार्केट बन चुका है सर। गुडविल में भी तो सेम ही चीज होती है सर, जैसे कोई ऑथर होता है, कोई बुक सर लिखता है सर, तो वो भी तो अपने मतलब उसका मतलब एक किस्म का पेटेंट होता है उसके पास, तो वो उसी पे रॉयल्टी चार्ज करता है सर। उसने भी तो अपना एक किस्म का मार्केट बनाया होता है। तो आप इन दोनों चीजों को लिंक कर रहे हो ना मेरे दोस्त। यस सर। अभिजीत तुमने मुझे पूछा था, किसने पूछा था कि गुडविल को हम बैलेंस शीट में नहीं रखते हैं ना, ये मैंने एमसीक्यू में भी डाला था, एमक्यू मॉक टेस्ट में भी डाला था। आप नजदीक हो बट आपको थोड़ी सी गलती लग रही है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ दोस्त, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ दोस्त। मैं पहलवान की बात लेता हूँ, चलो मैं पहलवान की जगह ना बिस्लरी की बात लेता हूँ। बिस्लरी ने अपना नाम कमाया ना दोस्त। यस सर। मिनरल वाटर में बिस्लरी ने अपना नाम कमाया ना। तो आप बोल सकते हो बिस्लरी की, हम इसको बोलते हैं ब्रांड वैल्यू है, आजकल के जमाने में उसको ब्रांड वैल्यू बोलते हैं। बट आप सिंपली बोल सकते सर बिस्लरी की गुडविल है ना। यस सर। अगर दो पानी की बोतलें होंगे, सिंपल 20 रुपए की सिंपल बोतल्स है, एक बिस्लरी है, एक बिस्लरी है और एक कोई नॉर्मल सादा वाटर है, सिंपल वाटर बोतल है। तो आप बिस्लरी को चूज करोगे तो आप बोलोगे हाँ बिस्लरी की गुडविल है, ठीक है ना, बिस्लरी की गुडविल है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं हो रहा है आपको। बट क्या बिस्लरी की बैलेंस शीट में गुडविल आएगी? द आंसर इज नो। क्यों? जब तक आप गुडविल के लिए पे नहीं करोगे, जब तक आप गुडविल के लिए पे नहीं करोगे तो तब तक वो बैलेंस शीट में नहीं आता है, तब तक ये बैलेंस शीट में मेरे दोस्त नहीं आता है। AS26 जो है अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फॉर इंटेंजिबल एसेट्स को मना करेगा, बोलता है जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है आप इसको कैसे बैलेंस शीट में दिखाओगे। बट अगर आपने किसी का बिजनेस परचेज कर दिया, सपोज मैंने शक्ति सीवीज का बिजनेस परचेज कर दिया है और उसको मैंने गुडविल दे दी, मैंने शक्ति सीवीज का बिजनेस खरीदा, उसमें एसेट्स 5 लाख के थे बट मैंने उसे 7 लाख दे दिया, तो मैं बोलूंगा कि मैंने उसको एसेट्स जो खरीदे वो 5 लाख के है फर्नीचर और गुडविल 2 लाख की है, तब यह गुडविल बैलेंस शीट में आएगी। यहां तक ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपका समझ आया कि सर पहलवान की गुडविल है और बिस्लरी की गुडविल है। नाउ इसी गुडविल का फायदा लेके अगर वो अपना पूरा बिजनेस बेचेगा तो वो अपनी गुडविल बेचेगा, बट इसी का फायदा वो किस सेंस में लेता है? पहलवान ये बिस्लरी वाला बोलेगा कि आप क्या करोगे अगर मेरा ब्रांड यूज करोगे तो मैं आपसे रॉयल्टी चार्ज करूंगा,
मैं आपसे रॉयल्टी चार्ज करूंगा। तो जितनी वो रॉयल्टी चार्ज करेगा ना मेरे दोस्त पूरे साल में, वो उसको अपनी इनकम मानेगा, ओके। वो उसको अपनी इनकम मानेगा जो वो रॉयल्टी चार्ज करेगा। और जो बंदा जो खरीद रहा है वो देखेगा अगर वही प्रोडक्शन बेस्ड रॉयल्टी है तो उसको पीएनएल मिलेगा, और अगर लमसम में रॉयल्टी दे रहा है तो उसको बैलेंस शीट में एज इंटेंजिबल एसेट दिखाएगा और उसको फिर एमोर्टाइज करेगा। बट गुडविल एज सच इंडिविजुअली नहीं बेची जाती है, जब आप पूरा बिजनेस बेचते हो तब आप गुडविल को बेचते हो। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया गुडविल और रॉयल्टी में फर्क। यस सर। और जो ऑथर की बात कर रहे हो ना, ऑथर रॉयल्टी चार्ज करता है दोस्त, है ना। यस सर। ऑथर अपनी पर बुक की प्रोडक्शन पे रॉयल्टी चार्ज करता है। ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे। कल मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। सर कल का टॉपिक एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओके सर। एमसीक्यूज ऑन एडजस्टमेंट एंट्रीज। ओके। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। गुड नाइट सर।